मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आप पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। हौसला रखना है मेरे दोस्तों, आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी जरूर मिलेगी। आपको बता दिया जाएगा 50 में से 40 कैसे मिलेगा, आपको कैसे लाना है। एक वीडियो इससे पहले मैं डाल चुका हूँ, आपको वो देख लेनी है दोस्तों। ठीक है, आज की ये दूसरी वीडियो है और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी एवं वैदिक सभ्यता, दोनों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ेंगे इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, इतिहास की ये दूसरी वीडियो है। इसके बाद 3 वीडियो और आएगी और इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। मैं सभी वीडियो को 15 से 20 मिनट की आपके पास प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलते हैं आज की इस वीडियो पर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी एवं हड़प्पा सभ्यता। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले आपके पास है सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पर सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की जो आपके पास काल माना जाता है, वो मैंने कल भी आपको बताया था। यहाँ पर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। जब मैं आपको कल बता रहा था कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और एक आपको बताया था मध्य पाषाण काल, और एक बताया था आपको नव पाषाण काल। उस नव पाषाण काल तक अपन ने पढ़ लिया था और नव पाषाण काल के बाद आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। पूरा का पाषाण काल आपको मैंने 8000 से पूर्व का जो समय बताया था वो बताया था, और यहाँ पर 4000 से 8000 तक का बताया था, और यहाँ पर आपको कितना बताया था मेरे दोस्त, 2500 से 4000। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब 2500 से जैसे ही नीचे आते हैं वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके बाद है हड़प्पा टीलों के सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आया करती थी। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उन्होंने तांबे के माए टीन बना मिलाकर कांसा को बनाने की क्या है ये विधि इनको आती थी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट अपने पास आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो यहाँ पर है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आप एक ही नाम याद रख लीजिए, दयाराम साहनी, राय बहादुर, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ लोग हुआ करते थे तथा भू मध्य सागरीय थे, और यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट अपने पास है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। यहाँ पर है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी हुआ करती थी दोस्तों, भावनात्मक लिपि हुआ करती थी। भावनात्मक को ही क्या है, चित्रात्मक कहते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो आपके पास पूछा जा सकता है भावनात्मक चित्र से लिखो, किस साइड से किस साइड की तरफ लिखा जाता है। इसके बाद अपने पास आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता में कौन सी पद्धति अपनाते थे, ग्रिड पद्धति। सिंधु समाज मात्रात्मक सत्तात्मक था। ठीक है, यहाँ पर है मोहनजोदड़ो में नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी। क्या थी, यहाँ पर नृत्य करती हुई एक महिला की यहाँ पर आपको मूर्ति मिली थी। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे तथा सेंधववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित यहाँ पर बाटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है लोथल में मिट्टी से, यहाँ पर है लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर आपके पास किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है, मिट्टी से निर्मित घोड़े की भी यहाँ पर आपको मूर्ति मिली थी। यहाँ पर गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक। सिंधुवासी की बात करते हैं। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। तो आपके पास ध्यान रखना है सिंधुवासी किसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पवित्र मानते थे, तो वो मानते थे बतख को। जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर कालीबंगा से प्राप्त हुए थे।
यहाँ पर इन नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, यह भी आपका पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पर है। यहाँ पर चोहेंदड़ो की बात करते हैं तो यह आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी पर, ये आपको सभी को याद कर लेना है, यहाँ पर रट कर जाना है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी पर, लोथल गुजरात में भोगवा नदी पर, रोपड़ पंजाब में जो कि सतलज नदी पर, यहाँ पर है आलमगीरपुर मेरठ में जो कि हिंडन नदी पर। आपको मैं इन सभी को ट्रिक से भी याद करवा दूंगा, एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आपको ये सभी ट्रिक से याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर आपका पड़ता है गुजरात में, जो कि मादर नदी के किनारे पर। धोलावीरा जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, ये किसी भी नदी के किनारे पर नहीं है। बनमाली जो कि हरियाणा में है, जो कि रंगोई नदी के किनारे पर है। सुतकांगडोर ये पाकिस्तान में है, जो कि दास्क नदी पर पड़ता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी जो इमारत थी उसका नाम था अन्नागार। इसके बाद है इनकी प्रमुख फसलें गेहूँ जो हुआ करती थी, क्या हुआ करते थे? गेहूँ और जो ठीक है, और यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। इसके बाद है अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त होता है? अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। यहाँ पर है मन के बनाने के कारखाने, जो मन के बनाने के कारखाने हैं वो लोथल तथा चौहंदड़ों से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहर पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पा पर जो यहाँ पर मोहर अपन ने मिली थी, वहाँ पर क्या है कि एक सींग वाले पशु मिलते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है वे मोहर मिली थी वो किस धातु की बनाई जाती है, तो स्टेलाइट धातु की बनाई जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुओं के कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। जो सांड थे उनके कुबड़ वाले सांड की क्या करते थे? ये पूजा करते थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, इनको तलवार का ज्ञान नहीं था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरिकोटा कहा जाता है। इनको तलवार का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन ये जो आग में पकी हुई मिट्टी है उसको क्या कहा जाता था? टेरिकोटा कहा जाता था। यहाँ पर सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति की प्रचलित थी। मतलब कि यहाँ पर पर्दा प्रथा हुआ करता था, वेश्यावृत्ति भी प्रचलित मानी जाती है। इसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोग। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कौन से, किस मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे? लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उन पर काले रंग का डिजाइन करते थे। पहले उनको लाल रंग से बनाते थे और फिर उनको काले रंग से क्या थे? रंगा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? तो बाढ़ के कारण ये सब क्या है? विनाश हो गई थी। तो मेरे दोस्त आप ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ये विनाश कैसे हुआ? बाढ़ के कारण विनाश हो गया था। वैदिक सभ्यता की बात कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल और एक का नाम है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इन दोनों को अपन पढ़ने वाले हैं। जो कि आपके पास ऋग्वैदिक काल है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आएगा। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, मैक्स मुलर ने बताया, यहाँ पर मैक्स मुलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कहाँ पर आए, ये पंजाब कौन सा है? एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे पहले कहाँ पर आए? पंजाब में आए और ये आए थे अफगानिस्तान में। ठीक है, आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। और आर्य शब्द का अर्थ ही क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य की जो भाषा थी वो संस्कृत हुआ करती थी और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी।
तो आपको देखो सिंधु और यहाँ पर वैदिक सभ्यता में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी और ये एक ऐसी थी ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। यहाँ पर है प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा था। एक हुआ करता था कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, तीसरा अपने पास विश्व, चौथा अपने पास जन और एक राष्ट्र। ये 5 हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद एक ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। ग्राम के जो मुखिया हुआ करता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का जो प्रधान हुआ करता था उसको विश्वपति कहते थे। जन के शासन को राजन कहा जाता था। सभा एवं समिति को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी, मतलब सभा में भी भाग ले सकती थी और समिति में भी भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गविष्टि शब्द, यहाँ पर युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया और जिसका अर्थ क्या माना गया है दोस्तों, गायों की खोज। नेक्स्ट अपने पास है कि वाजपति गोचर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। वाजपति गोचर का काम क्या हुआ करता था, तो उग्र अपराधियों को पकड़ने के लिए सिंधु सभ्यता में किसका प्रयोग किया जाता था, तो वाजपति गोचर का प्रयोग करते थे। उनको क्या कहा जाता था, वाजपति गोचर। यहाँ पर ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा था। एक बांटा था ब्राह्मण, दूसरा क्षेत्रीय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र में बांटा था। आर्य का समाज यहाँ पर पितृ सत्तात्मक था और यहाँ पर समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुख्य क्या होता था, पिता होता था और उसे क्या कहते थे दोस्तों, कुलप कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ध्यान रखना है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग लिया करती थी। सिंधु सभ्यता में जो स्त्री हुआ करती थी अपने पति के साथ जो यज्ञ किया करते थे उनमें भी भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वहाँ पर ना तो बाल विवाह होता था ना ही प्रदा करती थी यहाँ पर लेडीज, ठीक है। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। यहाँ पर जैसे ही कोई भी है, कोई विधवा हो गई तो वो जो उसका भाई हुआ करता था उसके छोटे भाई के साथ क्या कर लेती थी, विवाह कर लेती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था, वनस्पति से बनाया जाता था। इसके बाद आता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी, तो उपनिषदों की संख्या 108 हुआ करती थी। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन कृषि हुआ करता था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र को माना गया है। ऊनी कपड़ों को यहाँ पर सामूल्य कहते थे। जो ऊनी कपड़े हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, सामूल्य कहते थे। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, ठीक है। कौन सी थी, आर्यों के द्वारा खोजी गई सबसे पहले यहाँ पर लोहा थी, जिसे श्याम आयरस कहा जाता है। तांबे को लोहित आयरस कहा जाता था, ठीक है। तांबे को क्या कहा जाता था, लोहित आयरस कहा जाता था। गाय की हत्या करने के लिए आप जिसको देखो क्या हुआ करता था, अगर कोई गाय की हत्या करने वाले जो गाय की हत्या कर देता था तो उनको मृत्युदंड दिया जाता था या उनको देश से निकालने का प्रावधान था उस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक काल में सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना है। तो कभी आप गंगा के लगा के आ जाओ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद काल में सबसे जो मतलब कि नदी को पवित्र माना गया था वो थी सरस्वती नदी, ठीक है। और इसके बाद देखो ऋग्वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख एक बार मिलता है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 3 बार। सिंधु नदी का उल्लेख कई बार मिलता है, सबसे ज्यादा जो बार उल्लेख मिलता है वो सिंधु नदी का मिलता है। अब अपने पास आ जाता है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल कब से स्टार्ट होता है, तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो बीच का समय था उसको उत्तर वैदिक काल में रखा गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता को सबसे प्रिय माने गए हैं।
जैसे ऋग्वैदिक काल में अपन किसको पूजा करते थे, इंद्र देवता को पूजते थे, तो उसके स्थान पर प्रजापति देवता को सबसे प्रिय माना है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी थी। मतलब अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, अगर आप क्षत्रिय में पैदा हुए तो क्षत्रिय कहलाओगे, अगर शूद्र में पैदा हुए तो शूद्र कहलाओगे। लेकिन ऐसा ऋग्वेद काल में नहीं था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि भाई सत्यमेव जयते, यहाँ पर आपको पूछा गया है सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषेध से लिया गया है कि कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंड को उपनिषेध से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बिक नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ पर किया गया, तो कौशाम्बी नगर में किया गया था। महाकाव्य दो थे, एक तो था महाभारत और एक है रामायण। यहाँ पर महाकाव्य कितने मिलते हैं, दो मिलते हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल से ही मानते हैं। और भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद करने हैं, इसके बाद अपन और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ठीक है, यहाँ पर दर्शन योग दर्शन जो कि गीतांजलि हो जाएगा, न्याय दर्शन जो कि गौतम ऋषि हो जाएगा, चावक दर्शन चवार्क हो जाएगा, यहाँ पर है साख्य दर्शन कपिल मुनि हो जाएगा, इसके बाद है पूर्व मीमांसा जमिनी राय हो जाएगा, उत्तर सीमांसा बादरायण हो जाएगा, और यहाँ पर है विशेषिक दर्शन कणाद या उलुक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सभी दर्शन और एक तरफ है प्रवर्तक, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए अपन ने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता, दोनों ही क्लियर कर चुके हैं। आपको समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा।